हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल केमिस्ट्री। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने नंबर ऑफ एंटाइटीज प्रेजेंट इन अ गिवन सब्सटेंस डिस्कस किया था। यानी बच्चों हमने 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं वो डिस्कस किया था। हमने बोला था 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल। ठीक है, इस इक्वेशन का हमने रिलेशन मास के साथ भी पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो बच्चों आज हम चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है वो देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्लस एम्पेरिकल फॉर्मूला देखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपने सुना होगा, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके लिए नया है, वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। स्टोइचियोमेट्री देखेंगे क्या होती है, आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, फिर केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो भी देखेंगे। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो वो सीखेंगे हम यहाँ पे। और लास्ट पे हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू स्टोइचियोमेट्री। ये जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब मैंने बोर्ड्स दिए थे तब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए थे। ठीक है, 60% न्यूमेरिकल्स वर देयर। तो आपका भी बच्चों हो सकता है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो। ओके बच्चों, तो हमने देखा था कि 1 मोल में इतने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, हम सपोज करते हैं आपको कोई एक नया सब्सटेंस मिला। सब्सटेंस हम ले लेते हैं बेंजीन। हो सकता है कई बच्चों को बेंजीन का पता हो, लेकिन बेंजीन फॉर 11th क्लास इज सम न्यू कंपाउंड। तो जब भी आप कोई भी नया कंपाउंड सुनोगे तो आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा? अभी आपने बेंजीन का नाम सुना तो आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपके माइंड में आएगा कि बेंजीन में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर बच्चों अगर आपको पता चल गया, आपके टीचर ने बता दिया कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपके मन में आएगा कि क्या परसेंटेज है उन एलिमेंट्स की। 50-50% प्रेजेंट है, ठीक है, 70-30% प्रेजेंट है। तो वो जो सारी चीजें हैं, परसेंटेज कंपोजिशन है वो बताता है। हम यहाँ पे वाटर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज H2O। फॉर्मूलाज जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं आपको अभी याद होने शुरू हो गए होंगे। ठीक है, वाटर का तो सबको पता है। देखो मास तो हमें, फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन का मास परसेंट निकालना है, तो फर्स्टली राइट हियर मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। ठीक है, तो कैसे आएगा फॉर्मूला? देखो, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड। ये कंपाउंड है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। यहाँ पे बच्चों 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो आप यहाँ पे अगर मोलर मास देखो, mm ऑफ H2O कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। तो इसे 18 से डिवाइड कर दो इंटू 100। तो क्या आया बच्चे? 1/9 इंटू 100, 1 इंटू 100, दैट मीन्स 11.1% आ रहा आंसर। तो दैट मीन्स हाइड्रोजन का जो मास है वाटर में, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज मास है वो 11.11% है। यही अगर आप ऑक्सीजन का निकालो तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, यहाँ पे आप ऑक्सीजन लिख दोगे। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो मास है, मास कितना होता है ऑक्सीजन का? हमें पता है 16 होता है। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है, तो दैट मीन्स 88.8% आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपने ऑक्सीजन का निकाल लिया। ओके, अगर हम इथेनॉल की बात करें बच्चों, इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल का फॉर्मूला देखो C2H5OH होता है।
सबसे पहले हमें पता है कि हमें मोलर मास रिक्वायर्ड होता है, हम सबसे पहले मोलर मास ही निकाल लेते हैं। मोलर मास कितना होता है, 2 है हमारे पास कार्बन, 2 से कार्बन का जो मास है 12, मल्टीप्लाई कर दो 5 हमारे पास, ये 5 हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन और पड़ा है, यानी कि 6 हाइड्रोजन है हमारे पास। इस हाइड्रोजन का मास 1 होता है एंड हमारे पास 1 ही ऑक्सीजन है। इसको कैलकुलेट करो बच्चों, कितना आ रहा है, 46 ग्राम आएगा। तो अब अगर हम परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ, फॉर एग्जांपल हम कार्बन की निकालें, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इथेनॉल इज इक्वल्स टू कार्बन का मास होता है 12, 2 कार्बन प्रेजेंट है तो 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास है 46, 5 to 1, दैट मीन्स 52.1% कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे हम मास परसेंटेज निकाल सकते हैं ईच एलिमेंट का, और इससे हमें क्या पता चल जाएगा। देखो बच्चों, अगर हम मास परसेंटेज निकालते हैं तो उसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है, प्योरिटी का एनालिसिस कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक फॉर्मूला है जो हमें एक्चुअल नंबर बताता है एलिमेंट्स का जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। देखो डेफिनेशन देखते हैं। For molecular formula, the formula which gives the actual number of various elements present in a compound. For example, हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों H2O2, यानी कि ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि इसमें जो हाइड्रोजन है वो 2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है वो भी 2 प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, तो हमें वो ये दे रहा है फॉर्मूला, वो कह रहे हैं C6H12O6, यानी कि 6 एटम्स कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के और 6 एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं। वहीं अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को देखें, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो H2O2 था, इन्होंने ये कैंसिल आउट करके HO लिख दिया, तो इसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलेंगे, और ग्लूकोज का भी इन्होंने कैंसिल आउट करके CH2O लिख दिया। ठीक है, तो यानी कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है द फॉर्मूला व्हिच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी कि इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो आपने निकाल दिया, या कह सकते हो आपने कैंसिल आउट करके जो भी एलिमेंट्स के नंबर का सिंपलेस्ट होल नंबर बनेगा वो आपने लिख दिया, और ये ऐसे 1:2 और 1:2:1 रेशियो जो है सिंपल होल नंबर रेशियो, वो बता रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला की। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको कंपाउंड की हर एलिमेंट का मास परसेंट पता है, तो आप उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकाल सकते हो, और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सो फोकस करना, हम स्टेप्स में देखेंगे कि कैसे कैसे हम सॉल्व करके एम्पिरिकल फॉर्मूले पे और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे पहुंच रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में जो भी मासेस गिवन है, ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पे ये मासेस गिवन है, ये हाइड्रोजन का मास, ये कार्बन का मास, ये परसेंट में गिवन है, इस परसेंट को हम ग्राम में चेंज करेंगे, वो हम न्यूमेरिकल में देखते हैं। सेकेंड स्टेप रहेगा बच्चों, हम हर एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर जो वो मोल वैल्यू आ रही है वो कुछ ऐसी आएगी 2.22, 1.11, उसको हम सिंपल होल नंबर में लेके आएंगे, 2 और 1 की फॉर्म में लेकर आएंगे, और फिर हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो निकल आएगा, फिर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे आएंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन है, हम स्टेप्स वाइज चलेंगे। हमारा स्टेप 1 ऐसे ही आप पेपर में कर देना, प्रेजेंटेबल भी लगता है। स्टेप 1 में बच्चों हमने क्या बोला था कि हमने जो सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके परसेंट को ग्राम में चेंज करना है।
देखो परसेंट गिवन है, हर कंपाउंड का, सॉरी हर एलिमेंट का परसेंट गिवन है। दैट मीन्स 100 में वो कितने प्रेजेंट है वो गिवन है, कि अगर 100 हमारे पास सैंपल है तो उसमें 4.07% या 4.0 पार्ट हाइड्रोजन का प्रेजेंट है। तो अगर हम यहां पे ले लें कि लेट सैंपल वेट इज इक्वल्स टू 100 ग्राम, तो जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका जो परसेंट से मास परसेंट हटा के आप ग्राम लिख सकते हो। तो जो हाइड्रोजन का मास है, मास ऑफ हाइड्रोजन ऐसे लिखो, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बच्चों 4.07 ग्राम। ठीक है, कार्बन का कितना होगा, मास ऑफ कार्बन आई एम राइटिंग सिंबल्स 24.27 ग्राम। और मास ऑफ क्लोरीन, फॉर क्लोरीन Cl is symbol, mass of chlorine is 71.65 ग्राम। स्टेप 2 में हमने बच्चों हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का बच्चों फॉर्मूला है गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो क्वेश्चन में मास गिवन है वो वाला आपने यहां पे लिखना है 4.07 डिवाइडेड बाय, देखो बच्चों यहां पे आपने हाइड्रोजन का मोलर मास कंसिडर करना है, हाइड्रोजन के डाई एटम का मोलर मास नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो डिवाइड करके सेम ही आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, गिवन मास कितना है कार्बन का, ये रहा 24.27 डिवाइडेड बाय 12 मोलर मास हो गया उसका, तो आ जाएगा 2.02। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन भी वैसे तो डाई एटॉमिक फॉर्म में रहता है, लेकिन हम यहाँ पे क्लोरीन का मास 35.5 ही लेंगे, 2.01। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 में हमने क्या करना है, जो ये हमें मोल वैल्यूज हमने निकाली है ये तीनों, इनको हमें सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना है। सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, इजी मेथड है ये। जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे ये है, जो भी बच्चों स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उससे सभी वैल्यू को डिवाइड कर दोगे। कितना आ रहा है, देखो पहले तो हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन है, डिवाइड करो। 4.07 को हमने डिवाइड किया बच्चों 2.01 के साथ, यहां पे ऐसे डिवाइड किया, डिवाइड करके देख लो कितना सिंपलेस्ट रेशियो आ रही है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 हो गया, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। दैट मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 2 प्रेजेंट होंगे, कार्बन 1 है और Cl 1। ठीक है, इसको आप ज्यादातर ऐसे लिखते हो CH2Cl। तो ये बन गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कार्बन 1 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि ये अपनी सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें इसका एक्चुअल जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो पता चलेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, हम जो मोलर मास होता है कंपाउंड का, ये रहा मोलर मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास ऑफ कंपाउंड। एम्पेरिकल मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, उसके लिए आपको एम्पेरिकल मास इसका निकालना पड़ेगा। हम यहां पे निकालते हैं C2CH2Cl है हमारे पास। ठीक है, मास के लिए
मास निकालो अब आप, इसका कितना आ रहा है, तो ये 49.5 बनेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो बच्चों, 98.96 को 49.5 के साथ डिवाइड कर दो और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो n होता है, n फैक्टर आ जाएगा। 96 डिवाइडेड बाय 49.5, 1.999 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स 2। तो अब आप क्या करोगे, सो दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू empirical formula, that means C2H4Cl, ऐसा कुछ आपका बनेगा, Cl2, दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या है बच्चों, देखो एग्जांपल से देखते हैं हमने एक वाटर बनाने की रिएक्शन यहाँ पे कंसिडर की। ठीक है, हमने लिखा है कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, इसको हम बैलेंस करेंगे तो ही ये रिएक्शन पूरी है। ओके, बैलेंस करेंगे इसको रिएक्शन को तो ये कुछ ऐसा बनेगी रिएक्शन, है ना। तो बच्चों ये जो आगे यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं, ये 2, दिस इज 2, इसके आगे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट है बच्चों, यही इनकी स्टोइकियोमेट्री है। ठीक है, ओके, हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो इनके रूट वर्ड्स देखो, ये डराइव हुआ है 2 वर्ड से, स्टोकियन और मेटरन, जिनका मतलब एलिमेंट और मेजर है। यानी कि ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये हमें बताती है कि कितना मास रिएक्टेंट का रिएक्ट हो रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, पूरी स्पेसिफिकेशन हमें देती है। ठीक है, यहाँ पे हमें एग्जांपल के साथ, ये जो एग्जांपल मैंने लिखी है मीथेन की कंबशन की, सबसे पहले तो बच्चों मैंने यहाँ पे कंबशन बोला। कंबशन क्या होता है, कंबशन बच्चों हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर कंपाउंड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होता है तो उसे कंबशन बोलते हैं। तो वही रिएक्शन है यहाँ पे हमने हाइड्रोकार्बन लिया है, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ कंपाउंड लिया है और ये मीथेन है। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन की जब भी ऑक्सीडेशन या कंबशन बोल सकते हो, कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है। ठीक है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, नहीं पता आपको तो आप याद कर लो, दिस इज वेरी बेसिक रिएक्शन। कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन है, अब हमने ये रिएक्शन तो लिख दी, अब सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए कि आप उसकी बैलेंसिंग करो। तो अगर बच्चों हम बैलेंस करें इस रिएक्शन को तो हम कुछ ऐसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये स्टोइकियोमेट्री है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो स्टोइकियोमेट्री हमने यहाँ पे लगाई है, हम बार बार इस वर्ड का जिक्र कर रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है एक जो मॉलिक्यूल है मीथेन का, ठीक है, वो दो मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का दे रहा है और 2 मॉलिक्यूल जो है वाटर के दे रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास कोफिशिएंट्स ना होते, स्टोइकियोमेट्री ना होती तो ये रिएक्शन अधूरी थी। ठीक है, सेकेंडली बच्चों हम क्या देख सकते हैं, अगर हम सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ऑक्सीजन वाला जो है इसका क्या बनेगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम, और ये जो वाटर है इसमें भी सेम पार्टिकल्स या एटम्स पार्टिकल्स बनेंगे। ठीक है, इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल के इक्वल लिख सकते हैं।
So that means 1 mole of methane when react with, इसको 2 मोल लिख सकते हैं, 2 मोल of oxygen gives 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. ठीक है, ये भी एक इंफॉर्मेशन हम इससे देख सकते हैं। और अगर हमें पता है कि कोई भी जो मोल है वो एलिमेंट के गिवन मास के ग्राम एटॉमिक मास के भी इक्वल होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, CH4 का मास देख लो कितना होता है, 12 प्लस 4 16। तो हम बच्चों ये 1 मोल ऑफ जो मीथेन है इसको हम 16 ग्राम की इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है इसको हम, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 32 ग्राम की इक्वल भी लिख सकते हैं। 1 मोल ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी इक्वल लिख सकते हैं, 44 ग्राम होता है। देखो वाटर है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ जो वाटर हैं उनको भी बच्चों हम 2 इंटू 18 ग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 32 आएगा। देखो O2 का मास हो गया 32 ग्राम, ठीक है, ये वाला 2 पेंडिंग है तो 2 इंटू 32 ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि ये हमें बता रहा है कि अगर 1 मोल ऑफ जो मीथेन है वो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ वाटर देता है, ठीक है। हम इस डेटा से ये भी देख सकते हैं कि जब 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी तो उसने 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम ऑफ वाटर दिया, ठीक है। इसीलिए स्टोइचियोमेट्री पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपने देखा होगा जब ये रिएक्शन हमने देखी तो हमने सबसे पहले इसको बैलेंस किया और हमारे पास कोएफिशिएंट्स आए। यानी कि सबसे पहला काम है केमिकल रिएक्शन को देखने के बाद आप बैलेंसिंग करो, तो हम बैलेंसिंग सीखेंगे पहले, ओके। तो बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन से पहले, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन बच्चों एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम वर्ल्ड जो इक्वेशन होती है उसको सिंबल्स और फॉर्मूलाज में लिख के एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली सिंबल और फॉर्मूले से हम केमिकल चेंज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल इक्वेशंस गिवन है, इसको हमने बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करते थे बच्चों? हम देखते थे कि रिएक्टेंट की साइड पे कितने एटम्स हैं, फिर देखते थे प्रोडक्ट की साइड पे कितने एटम्स हैं, उनको हम इक्वल करते थे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो हमें ये बताता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें ना तो कोई मास बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो मास जितना पहले था रिएक्टेंट साइड पे उतना प्रोडक्ट साइड पे रहेगा। ये कैसे हम करेंगे मुमकिन? अगर हम नंबर ऑफ एटम्स सेम कर देंगे तो मास भी सेम आ जाएगा। तो हम आयरन देखते हैं सबसे पहले रिएक्टेंट वाली साइड पे। रिएक्टेंट साइड पे आयरन 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आयरन जो है उसकी जो नंबर ऑफ एटम्स है दोनों साइड पे बिगड़ गया, तो यहाँ पे अगर हम 4 लगा दें तो ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे पहले 2 लगाया, फिर हमने देखा कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद जो आयरन के एटम्स हैं उनकी बैलेंसिंग खराब होगी, तो हमने यहाँ पे 4 लगा दिया। सो दैट्स व्हाई इस मेथड को हम क्या कहते हैं? एरर एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। ट्रायल कर करके देखेंगे, एरर होगी, फिर ट्रायल करेंगे और फिर जाके बैलेंस होगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। Mg एक ही है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैग्नीशियम जो है वो इम्बैलेंस हो गया, यहाँ पे ये लो बैलेंस हो गया। सो
अगेन बाय एरर एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बच्चों वर्ड इक्वेशन दी है। सबसे पहले इसको हमने केमिकल इक्वेशन में लिखना है। नाउ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, आपको रिएक्शंस लिखना आना बहुत जरूरी है। देखो, कंबशन रिएक्शन है प्रोपेन की, कंबशन रिएक्शन है यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे। ये कंपाउंड क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया इसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन क्या उसका फॉर्मूला है? ठीक है, प्रोपेन है। प्रोप का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन। एन का मतलब क्या होता है? कि जो हर कार्बन है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? आप जो तीनों कार्बन है उसको ऐसे लाइन में लिख लो। ईच कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, हमने लगा दिया, और हाइड्रोजन इसमें सेकेंड एटम प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन की वैलेंसी अगर हम पूरी करें तो एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, यानी वो 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन ने एक बॉन्ड तो अपने एडजेसेंट कार्बन के साथ बना लिया, 3 बॉन्ड्स बचे, उसके पास हाइड्रोजन है उसने बना लिया। इधर भी सेम ही है। सेंटर वाला कार्बन देखो बच्चों, ये 2 बॉन्ड्स बना रहा है पहले, तो इसे 2 और बॉन्ड्स चाहिए। तो ये हमारा प्रोपेन जो है वो रेडी है, C3H8, दिस इज प्रोपेन। इसको सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमने कंबशन करनी है, O2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करके CO2 प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन होगी। अब आप इसे बैलेंस कर लो एरर एंड ट्रायल मेथड से, और एरर एंड ट्रायल को कई बार आप हिट एंड ट्रायल भी पढ़ोगे, सेम थिंग है। ठीक है, अब आप बैलेंस करो। पहले तो कार्बन देखो, इधर 3 है, इधर एक ही है, तो 3 लगा दो। हाइड्रोजन देखो 8 हाइड्रोजन है, इधर 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसको वाटर को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन देखो बच्चों, रिएक्टेंट साइड पे 2 है और प्रोडक्ट साइड में देखो 6 और 4 10, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कोई जो एटम है वो इम्बैलेंस तो नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, तो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके बच्चों, यहाँ पे मैंने 3 एसेंशियल्स लिखी हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये आपको पेपर में नहीं पूछे जाते, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जब भी आपने केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो आपने 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो वो सिर्फ आप एक ट्रू केमिकल चेंज का ही लिखोगे, यानी कि जिन 2 सब्सटेंसेस में रिएक्शन हो सकती है उन्हीं का आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे। सेकेंडली बच्चों, आप रिएक्शन लिखने के बाद उसे बैलेंस करना नहीं भूलोगे, बैलेंसिंग जरूरी है। ठीक है, और थर्डली आप जो भी कोई मॉलिक्यूल है, जो भी कोई सब्सटेंस है, अगर वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो आप उसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखोगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है तो O2, हाइड्रोजन आएगा तो H2 लिखना है आपने। ठीक है, और एक बात, जब भी आप बैलेंसिंग करोगे तो आप ये जो कोफिशिएंट है इनके साथ बैलेंसिंग करोगे। आपने ऐसा नहीं करना कि जैसे मान लो यहाँ पे हमने 3 के साथ किया, आपने ऐसा नहीं करना इसको 6 बना देना, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। ठीक है, अगर हमें 6 ऑक्सीजन चाहिए तो हम 3 मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन O2 के ले लें तो रिएक्शन चल जाएगी। आपने ऐसा करना है, आपने ये जो सब्सक्रिप्ट्स हैं इनको चेंज नहीं करना कभी। ओके बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। यहाँ पे बच्चों हम स्टोइचियोमेट्री के रिलेटेड सारी टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, फर्स्ट टाइप है मोल टू मोल रिलेशन। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे पहले, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद उसको बैलेंस करेंगे और स्टोइचियोमेट्री जो हमें इंफॉर्मेशन देती है वो यूज करके यूनिटरी मेथड लगा के हम आंसर निकालेंगे। सबसे पहले वो बोल रहे हैं हाउ मेनी मोल्स, हमने मोल्स निकालने हैं। ओके, आप यहाँ पे लिख लो ऐसे, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज क्वेश्चन मार्क,
are needed to produce 8.2 moles of ammonia by reaction with hydrogen। तो बच्चों वो बोल रहे हैं कि जब अमोनिया 8.2 मोल्स प्रोड्यूस होती है तो वो नाइट्रोजन के कितने मोल्स कंज्यूम करती है, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है। इक्वेशन देखो क्या बनेगी, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ, मैंने बोला था आपको जो एटम डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसको डायटोमिक ही लेना है, और वो अमोनिया बना रहा है NH3, ठीक है। सबसे पहले इसको बैलेंस करो, 2 है एंड 3 है, नाउ दिस इज बैलेंस्ड। तो ये वाले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। इसका कुछ नहीं, 8.2 मोल्स जब प्रोड्यूस हुए, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, यहाँ पे 2 मोल्स हैं। इनके नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्शन में यूज हुआ है वो 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने जो चीज निकालनी है वो हमने राइट साइड पे लिखनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल्स ऑफ अमोनिया किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। 2 मोल्स 1 मोल से हो रहे हैं। अगर हमने बच्चों 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाना है तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाओ और सॉल्व करो। 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8.2 कितना आ गया, 4.1, यानी कि 4.1 मोल्स ऑफ जो नाइट्रोजन है वो लगेंगे अगर हमने 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाना है। ओके बच्चों, टाइप 2 में हम मास और मास या मोल और मास का रिलेशनशिप यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। कम टू फर्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहे हैं हमने अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। पहले तो अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, यानी वाटर जो है वो प्रोडक्ट साइड में होगा, बाय कंबशन ऑफ मीथेन, किससे प्रोड्यूस हो रहा है, जब मीथेन की कंबशन कर रहे हैं। ये रहा मीथेन, ये रिएक्शन बच्चे हमने अभी की, हमने बोला था बच्चों हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे मीथेन, जब भी उसकी कंबशन होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, ठीक है। सबसे पहले इसको बैलेंस करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे बच्चों अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम, यानी कि मास की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम मासेस लिख लेते हैं, कितने मासेस रिएक्टेड यूज करके कितने मासेस प्रोडक्ट आ रहे हैं। इसका हो गया 16 ग्राम, इसका हो गया बच्चों 2 इंटू 16 ग्राम, दिस इज 44 ग्राम, कैलकुलेट कर लो। ओके, 2 है हमारे पास वाटर, वाटर का होता है 18, तो बन गया 16 ग्राम, ये बन गया 32 ग्राम, और दिस इज 36 ग्राम। तो यहां से हमें पता चल रहा है 16 ग्राम ऑफ जब मीथेन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो उसने 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम ऑफ वाटर बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमें वाटर चाहिए, ठीक है। वाटर कितना बना, जब 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंज्यूम हुआ, तो दिस इज क्लियर, 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंज्यूम हो रहा है और वाटर इज 36 ग्राम। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ बच्चों कम टू सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, अगेन मीथेन, how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion। सेम रिएक्शन है, मीथेन की कंबशन की बात कर रहे हैं वो, तो वही सब पहले तो डेटा लिख लो, 16 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर बना रहा है। यहाँ पे उन्होंने बोला है
कितने मोल्स, यहाँ पे मोल्स की बात करी है, कितने मोल्स जो हैं वो मीथेन के रिक्वायर्ड हैं टू प्रोड्यूस 22 ग्राम, यहाँ पे 22 ग्राम के लिए, यानी कि ये वाली टाइप बन गई मोल टू मास वाली। ओके, सो हमें पता है 44 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, 16 ग्राम लिखना था, लेकिन यहां हमें मोल्स चाहिए तो हम मोल्स लिख दें 1 ग्राम, 1 मोल ऑफ मीथेन लिख दें, 1 मोल ऑफ CH4। ठीक है, हमें 22 ग्राम की बात करनी है। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय 1/44 इंटू 22, 0.5 मोल्स आ गए बच्चों। ओके बच्चों, थर्ड टाइप में हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप वाले न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एन इम्प्योर सैंपल ऑफ NaCl इज वेट 1.20 ग्राम, gave on treatment with excess AgNO3। यहाँ पे NaCl और AgNO3 रिएक्ट कर रहे हैं। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, NaCl है हमारे पास प्लस AgNO3 है। ठीक है, वैसे तो आपको रिएक्टेंट पता चल गए हैं, अब आपको प्रोडक्ट खुद से बनाने आ जाने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से प्रोडक्ट बन जाएंगे यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप देख लो स्टेटमेंट में आपको गिवन होगा प्रोडक्ट भी। वो बोल रहे हैं फिर कि ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो 2.40 ग्राम सिल्वर क्लोराइड बनता है, यानी कि AgCl बनता है एज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब ये सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा, ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, ये जो सैंपल है इसकी परसेंटेज प्योरिटी लेनी है। देखो ये इम्प्योर सैंपल था, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे वेट्स की बात की है, मासेस की बात की है, तो हम इनके जो एक्चुअल जो मोलर मासेस है पहले वो निकालते हैं। NaCl का देखो मोलर मास कितना रहेगा बच्चों, 23 प्लस 35.5, ये बनेगा 58.5। इसकी क्वेश्चन में बात नहीं हुई है, बोला एक्सेस में है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे इक्वेशन पहले तो पूरी करें, NaNO3 आएगा, और अगर हम AgCl के मोलर मास की बात करें तो वो 108 प्लस 35.5, वो बनेगा 143.5 ग्राम। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि 2.40 ग्राम सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ठीक है, 2.40 ग्राम सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, और इधर हमें जो प्योर है NaCl वो चाहिए। इम्प्योर यहाँ पे यानी कि जो टोटल सैंपल है वो यहाँ पे हमें गिवन है 1.20। ठीक है, ये है बच्चों इम्प्योर। हमें प्योर की परसेंटेज चाहिए। देखो हम बच्चों कैसे करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं 143.5 ग्राम ऑफ AgCl इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, किससे प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे NaCl की बात की है तो हम NaCl के टर्म्स में ही लिखेंगे, 58.5 ग्राम से प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे लिख दो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, लेकिन हमें इतना AgCl चाहिए, तो यूनिटरी मेथड लगाओ। ऐसी कुछ इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, कॉपी पेन लेके साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करा करो, 0.978 आएगा। ठीक है, ये प्योर का निकल गया। हमने परसेंटेज प्योरिटी निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी के लिए इसको टोटल सैंपल के साथ डिवाइड कर दें। अगर हम परसेंट निकालना है, अगर हमने परसेंट प्योरिटी निकालना है, तो बच्चे जो यहाँ पे आंसर आया है 0.978, इसको हम टोटल इम्प्योर सैंपल के साथ डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, 81.5%। ठीक है, तो जो परसेंटेज प्योरिटी है NaCl की वो 81.5% रहेगी। ओके बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया था, वो देखते हैं। दैट वाज नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स इन 300
300 mg ऑफ गोल्ड रिंग ऑफ 20 कैरेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, गोल्ड एटम्स 300 mg में फाइंड आउट करना है। पहले तो ये देखो हमें मास वगैरह गिवन है, हमने देखा था पहले कौन सी दो चीजों के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। एक है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स, और एक मास। ठीक है, और जो एटम्स है वो हमें निकालने हैं, तो हम राइट पे लिखेंगे और मास को लेफ्ट पे। ठीक है, 197 ग्राम ऑफ गोल्ड हैज हाउ मेनी एटम्स, एवोगेड्रो नंबर के इक्वल 23 एटम्स, और उन्होंने 300 mg में पूछे हैं। ठीक है, जो मिली है, मिली की हमने प्रीफिक्स जब किया था उसकी पावर क्या की थी बच्चों, 300, और मिली की जगह पे 10⁻³ ग्राम, ये ग्राम में बन गया। दोनों चीजें ग्राम में होनी चाहिए। ऑफ गोल्ड हैज, कैलकुलेशंस करो, इंटू 300 इंटू 10⁻23 इंटू -3, 9.1705 ऑफ एटम्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट बच्चों देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जो प्योर गोल्ड होता है, यानी कि मान लो रिंग बनाई हमने, अगर वो प्योर गोल्ड से बनाई तो इतने एटम्स होते हैं इसमें। ठीक है, बट यहाँ पे जो रिंग है वो 20 कैरेट की है, 24 कैरेट की नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि गोल्ड बच्चों, गोल्ड में हमेशा इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं, तो ये वो सॉलिड की फॉर्म ले पाता है। इसीलिए यहाँ पे 4 कैरेट कोई और मेटल साथ में कंबाइन करके उसको इन्होंने बनाई होगी रिंग। ठीक है, तो 24 कैरेट में हम लिख सकते हैं कि 24 कैरेट ऑफ गोल्ड रिंग हैज 9.1705 ऑफ एटम्स, लेकिन हमें हमारी जो रिंग है वो 20 कैरेट की है, तो 20 कैरेट ऑफ गोल्ड रिंग हैज, वही यूनिटरी मेथड ने बहुत साथ देना है आपका बच्चों। यूनिटरी मेथड को आप अपने टिप्स पे कर लो। यहाँ पे इंटू 10⁻20 एटम्स भी आना है, ये है ना, इंटू 10⁻20 एटम्स, ये था 20 इंटू 10⁻20, और कैलकुलेट करके 7.624 इंटू 10⁻20 एटम्स आंसर देगा। बहुत सिंपल था। ठीक है, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस दे देंगे कि 24 कैरेट के लिए आपने पहले निकाल लिया, आपको 20 कैरेट के लिए निकालना है। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ आते हैं, लेकिन क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।